तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या कहा? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकेली फोर्स कभी काम नहीं करेगी। अ सिंगल फोर्स इज नेवर देयर इन यूनिवर्स, कहीं भी किसी भी जगह ओनली अ वन फोर्स विल नेवर एक्ट। फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। पेयर बनेगा हमेशा फोर्स का, और आउट ऑफ दिस पेयर द टू फोर्सेस आर इक्वल, exactly equal to each other and opposite to each other. फोर्स इक्वल भी है, अपोजिट भी है। तो एक्चुअली दिस थर्ड लॉ डिस्क्राइब नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स एक्चुअली करती क्या क्या है, कैसे काम करती है फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स का नेचर क्या है। फोर्स का नेचर है कि फोर्स हमेशा एक पेयर में एक्ट करेगी, ऑलवेज इन अ पेयर, and in this pair both the forces are equal and exactly opposite to each other. Both the forces are exactly equal and opposite to each other. Means, what is the meaning of this? And there is one another confusion, a very big confusion. There is a big confusion. देखते हैं क्या। एक बॉल थी और चलती हुई आ रही थी, पीछे से चलती हुई आ रही थी, मोशन में थी ये, और यहाँ एक बॉल ये रुकी हुई थी। और अब क्या हुआ, दोनों बॉल ने यहाँ टक्कर मारी एक दूसरे को। दिस इज बॉल ए, बॉल बी यहाँ रुकी हुई थी, दोनों, चलो यह कहो कि दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रही थी, बॉल बी और बॉल ए। बॉल ए ने बॉल ए ने बॉल बी पर बॉल ए ने बॉल बी पर एक फोर्स लगाई, एंड आई राइट इट एफ ए बी। मैंने उल्टा लिख दिया, एफ बी ए, एफ बी ए। एफ बी ए का मीनिंग फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू बॉल ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। फोर्स ए ने बी पर फोर्स, एक फोर्स अप्लाई की, एफ बी ए। तो बी ने भी ए पर एक फोर्स अप्लाई की। कितनी फोर्स अप्लाई की? एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी। एफ ए बी का मीनिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी। ए ने बी बी ने लगाई ए पर, जिस पर लगती है उसको पहले लिखा जाता है, जो लगाता है वो बाद में लिखा जाता है। फोर्स ऑन ए बाय बी, दिस इज द फोर्स, दिस रेड एरो इज द फोर्स ऑन बी बाय ए, ग्रीन एरो इज द फोर्स ऑन ए बाय बी। तो अब क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज that these two forces are exactly equal to each other. Force on B by A is equal to force on A by B. These two forces are exactly equal each other and negative. या तो ये लिख दीजिए आप, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करती हैं। फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर of two forces. Force always act in a pair of two forces, and out of this pair, the two forces are exactly equal and opposite to each other. दोनों ही फोर्सेस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर इक्वल होते हैं, और दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, एंड इक्वल साइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू फोर्सेस आर इक्वल। ठीक है। अगर दो फोर्सेस हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, देयर आर टू फोर्सेस, force always
एक्ट इन अ पेयर। जब भी फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स कभी लगेगी ही नहीं, कहीं भी एक फोर्स कभी लगेगी ही नहीं। लगेगी तो कोई ना कोई दूसरी फोर्स भी उसके इक्वल और अपोजिट जरूर होगी। अकेली एक फोर्स नहीं लग सकती, इक्वल और अपोजिट फोर्स कहीं ना कहीं होगी जरूर। तो फिर एक्सेलरेशन या मोशन होगा ही क्यों? एक्सेलरेशन या मोशन होगा ही क्यों? अगर दो फोर्स हैं, इक्वल है, अपोजिट है, खत्म। दोनों फोर्सेस, दो फोर्सेस है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो हो गई। तो फिर जब नेट फोर्स जीरो, हमेशा ही नेट फोर्स जीरो है, तो फिर एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों ही एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट भी है। जब इक्वल है, अपोजिट है, तो दोनों को जोड़ करके दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो हो जाएगा, तो फिर एक्सीलरेशन जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर कहीं नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका सीधा मतलब कॉज अगर जीरो है, अगर कॉज जीरो है तो फिर इसका जो कंसिक्वेंस है वो भी क्या होगा? वो भी जीरो ही होगा। कॉज अगर जीरो है तो उसका रिजल्ट, उसका कंसिक्वेंस भी जीरो होगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, ध्यान से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है, और ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। कौन मुझे इसका आंसर दे सकता है? रेज योर हैंड। सर ये सर सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं करती है फोर्स। फिर से बताइए। सर ये दो फोर्स हैं, अपोजिट जो फोर्स लग रही है ये अगर हम्म। सेम बॉडी पे एक्ट करती तो नेट फोर्स जीरो रहती। पर ये अलग हाँ, अलग बॉडी पे एक्ट कर रही है। यस, दिस इज द रीजन, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, दो इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट हैं, बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी पर थोड़ी ना है ये। दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। एक फोर्स लग रही है ए पर तो दूसरी फोर्स लग रही है बी पर। ए पर फोर्स, ए पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ए में एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी, ए की मोशन को चेंज करेगी। और बी पर जो फोर्स लग रही है वो बी में एक्सेलरेशन इंड्यूस कर देगी, एक्सेलरेशन बना देगी, और इसमें भी इसके मोशन को चेंज कर देगी। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? द टू फोर्सेस, द टू फोर्सेस आर ऑन डिफरेंट, ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पर हैं। अगर ये इक्वल और अपोजिट फोर्स एक ही बॉडी पर लग रही होती तब तो हो जाता जीरो, तब तो बिल्कुल जीरो होता है, एक्सीलरेशन भी जीरो, मोशन, चेंज इन मोशन भी जीरो हो जाता फिर। लेकिन दीज टू फोर्सेज आर ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज पर है। ए ने लगाई है बी पर फोर्स, बी ने लगाया ए पर। क्योंकि ए पर फोर्स है, चाहे वो बी ने लगाई हो या किसी और ने लगाई हो, कुछ भी हो, तो फिर इस ए का भी, ए का एक्सेलरेशन होगा, ए में चेंज, ए के मोशन में चेंज आ जाएगा। एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? एफ ए बी अपॉन मास ऑफ ए। क्योंकि फोर्स है, बी पर फोर्स है, चाहे वो ए ने लगाई है, कुछ भी लगाई है, बी को इससे क्या मतलब? बी को तो ये पता लग रहा हाँ भी फोर्स है, बी के ऊपर फोर्स है, चाहे ए ने लगाई है कुछ और किसी और। तो फिर इसमें भी बी का भी एक्सेलरेशन होगा। बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स ऑन बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी। समझ रहे हो? तो अलग अलग बॉडीज पर ये फोर्स होती हैं, अलग अलग बॉडीज पर फोर्स होती हैं, और अलग अलग बॉडीज पर ही इनके इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन फिर भी दोनों फोर्सेस, दो हैं फोर्स, दोनों इक्वल है, अपोजिट है। अगर ये एक ही फोर्स बॉडी पर होती तो जीरो हो जाता। अब एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? बहुत ध्यान से देखना, मेरा हाथ है, मैंने इसे ऐसे मोड़ लिया उंगलियों को। अब मैं इसे इस पूरे अपने बॉडी, इसको नीचे नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं पुश पुश कर रहा हूँ, है ना? कैसे पुश कर रहा हूँ देखो, ये मैं इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने तो लगाया, मेरा जो फोर्स है एक्शन, एक्शन है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, लो अंगूठे से दिखाई देगा आपको। मैं नीचे ही लाता हूँ, कैमरा जूमिंग करता हूँ, और आपको अंगूठे से साफ दिखाई देगा। देखो ये मैंने अंगूठा रखा हुआ है, पता लग रहा है अंगूठा रखा। अब देखो मैं अंगूठे से फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे अंगूठे पे पीलापन आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं कितना तकड़ा फोर्स लगा रहा हूँ।
मैंने मेरा मेरा फोर्स है एक्शन। तो मेरे अंगूठे पर इस बुक ने इसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगाया, रिएक्शन लगाया, है ना, रिएक्शन लगाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जो फोर्स लगाया, मेरे पास फोर्स लगाने की ताकत कहाँ से आई? एक्चुअली गलत मैं लिख रहा हूँ, फोर्स ही तो ताकत होती है। वो फोर्स लगाने के लिए मैंने सुबह पराठा नहीं खाया, मगर अक्सर पराठा खाते हैं। दूध मैंने नहीं पिया अभी, मैं पीता नहीं हूँ दूध। या हाँ, आम जरूर खा लिया मैंने सुबह सुबह। तो भैया मैंने तो कुछ खाया हुआ है, जिससे मुझे जिससे मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। जिससे मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। मैंने कुछ खाया हुआ है, मेरे बॉडी में कुछ है जिससे मुझे एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है, किसकी एनर्जी मिल रही है? फोर्स लगाने की, फोर्स लगाने की एनर्जी मिल रही। अब इस किताब ने क्या खाया? अभी सुबह सुबह ना तो इसकी मम्मी है, ना पापा है, ना दीदी है, ना बुआ है जो इसे सुबह सुबह पराठा बना के दे दे हमें। इस बुक ने क्या खा लिया? इसमें कहाँ से आ गई एनर्जी? मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, मैं तो इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरी बॉडी में है एनर्जी, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गई? इसमें कहाँ से? इसमें कौन कह रहा है कि फोर्स लगा दिए? तो अगर फोर्स लगा रही है तो इसने क्या खाया? इसको कहाँ से पराठे मिल गए, घी दूध मिल गया? तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अजय ऐसे कैसे हो जाएगा जी? ये तो किताब है, ये कैसे फोर्स लगा देगी? देखो फोर्स है, फोर्स है लगी हुई। हाँ, प्रखर कर कह रहे हैं श्योर बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास। नहीं प्रखर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ही बहुत सारे लोगों को, लाखों में से कोई एक होता है जिसे कंफ्यूजन नहीं हो पाता, नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत कंफ्यूजिंग मैं वर्ड बोल रहा हूँ। मैं बहुत बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूँ। क्या? फोर्स लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए दूध, पराठा या घी की एनर्जी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। फोर्स लगाने के लिए घी, दूध, पराठे की एनर्जी किसी को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये पेपर है, बुक है, इसके इसने इसने फोर्स मेरे ऊपर लगा रखी है, इसने इसलिए लगा रखी है क्योंकि इसे घी दूध की जरूरत है ना, मुझे घी दूध की जरूरत है फोर्स लगाने के लिए। अजी ऐसे कैसे हो जाएगा? आप 4 दिन जरा भूखे रह के देखो, 4 दिन भूखे रह के देखो प्रखर। आप अब भी आप गलत कह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए भी एनर्जी नहीं चाहिए। अभी आप गलत हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एनर्जी नहीं चाहिए, और फोर्स लगाने के लिए भी एनर्जी नहीं चाहिए। एक्चुअली एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, घी दूध की एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी किसके लिए? वर्क करने के लिए। मैंने जब इसे दबाया, मैंने इसे दबाया तो मैंने करा क्या? मैंने करा क्या? कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। ये बुक क्या कर रही है? ये कुछ नहीं कर रही है भाई। तो कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग बॉडी फोर्स लगा सकती है। ये देखो ना, ये पेन है, ये पेन है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ को क्या घी दूध पिला रहा कोई? अर्थ कैसे फोर्स लगा रही है? अर्थ, कोई भी कोई भी बॉडी लिविंग हो नॉन लिविंग हो फोर्स लगा सकती है। फोर्स लगाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कभी भी। हाँ, वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वर्क करने के लिए कैसे, क्यों होती है, वो क्या होती है, वही हम आगे वर्क वाले लेसन में डिस्कस करेंगे उसे। डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं प्रखर, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट बिना वर्क के भी हो जाता है। बिना वर्क, जैसे आपको अभी वही बताया था कि अंतरिक्ष में वो जा रहा है, मार्स की तरफ को रॉकेट जा रहा है, वो ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो सारी इंजन बंद है इसके, ना कोई फोर्स है, कोई कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है। सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी नहीं चाहिए एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है फोर्स लगाने के लिए। कोई भी नॉन लिविंग बॉडी फोर्स लगा सकती है, किसी भी, बस वर्क नहीं कर सकते। बिना एनर्जी के वर्क नहीं किया जा सकता।
वर्क में और फोर्स में क्या डिफरेंस है आगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा अगले लेसन में। तो फोर्स लगाती है, जैसे दो बॉडीज हैं एक दूसरे के ऊपर, फोर्स लगाई इन्होंने, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के लिए बॉडी ए को कोई किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बॉडी बी को भी किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई और नेट फोर्स तो होगी जीरो, नेट फोर्स तो जीरो ही होगी। देखो ध्यान से, अगर एफ ए बी वेक्टर एफ बी ए वेक्टर का अगर आप ऐड ऐड कर दोगे तो दोनों की फोर्स तो, नेट फोर्स तो अब भी जीरो हो जाएगी, लेकिन नेट फोर्स जो है वो दो फोर्सेज अलग अलग है, दोनों का नेट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फोर्स ऐड कर रही है, अलग अलग बॉडीज पर ऐड कर रही है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से एक्चुअली पता लगता है कि नेचर क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में तो न्यूटन के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, ये तीन अलग अलग लॉ है ही नहीं, ये तीन अलग अलग लॉ है ही नहीं, ये तो तीनों एक ही चीज की बात को बता रहे हैं, फोर्स बता रहे हैं। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स है क्या, फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स है क्या, बताया क्या, बताया कि फोर्स के एक कॉज है, फोर्स इज ए कॉज, फोर्स इज ए कॉज, फोर्स क्या है, फोर्स एक कॉज है, ठीक है, फोर्स है क्या, फोर्स एक कॉज है, और क्या कॉज है वो आपने सीख ही लिया, दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। सेकंड लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ बताती कि फोर्स है कितनी, फोर्स है कितनी, कि मास को मल्टीप्लाई कर दो उसके एक्सेलरेशन से, ये फोर्स है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ बताती है कि फोर्स कैसे काम करती है, फोर्स कैसे काम करती है, फोर्स काम करती है इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर, पेयर में काम करती फोर्स, फोर्स काम करती पेयर में, हमेशा पेयर में काम कर देगी। कैसे काम करी, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के पेयर में काम करती फोर्स हमेशा। तो ये तीनों लॉ एक्चुअल में एक ही चीज को बता रहे हैं, फोर्स के बारे में बता रहे हैं, फोर्स है क्या, फोर्स कितनी होती है और फोर्स कैसे काम करती है। तो ये तीन लॉ अलग अलग हैं लेकिन बता रहे हैं एक ही बात। तो एक्चुअल में इन रियल देर इज ओनली वन लॉ, देर इज इन ओनली वन लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ इज द बेसिक लॉ, सेकेंड लॉ ही है बेसिक लॉ। और ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर द फॉर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के रूप हैं ये, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकेंड लॉ के ही रूप हैं ये। एक्चुअल में कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ इज द बेसिक लॉ, सेकेंड लॉ में से ही फर्स्ट लॉ निकल कर आ जाता है, सेकेंड लॉ में से ही थर्ड लॉ निकल कर आ जाता है। तो एक्चुअल में केवल एक ही लॉ है, केवल एक ही लॉ है, कौन सा लॉ है वो सेकेंड लॉ होता है। तो अब हम इसे ये डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल लॉ, न्यूटन का जो प्रिंसिपल लॉ है मोशन का, इट इज ओनली वन लॉ, फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकेंड लॉ के ही दो अलग अलग रूप है ये।